कल हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मैंने तुमको ये बताया था कि कैसे कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है और बहुत सारा क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। उसमें तुमको मैंने गलत पढ़ा दिया था कि उसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था ना, मैंने इसको लिख दिया था कल एडिनोसाइन, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, इसका नाम होता है एडिनाइन। ये एडिनाइन है और मैंने यहाँ पे कल OH नहीं लगा रखा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था। तो एडिनाइन प्लस ये इतने पूरे पोर्शन को मैं इसको रब कर रही हूँ, एडिनाइन और इस वाले पोर्शन को पूरा बोला जाता है एडिनोसाइन, ठीक है ना। एडिनाइन यानी कि यहाँ पे कुछ चिपका रखा है और यहाँ पर कुछ चिपका रखा है, इस पूरे को हम बोलते हैं एडिनोसाइन। और कितने फॉस्फेट लगते हैं इनको, मैंने क्या बोला था, PO4 3 नेगेटिव। तो एक PO4 3 नेगेटिव, दो PO4 3 नेगेटिव और तीसरा PO4 3 नेगेटिव। तो तीन मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप हो गए। एक मेरे पास ऐसा कुछ दिख रखा है, इसको शुगर कहते हैं, और एक कुछ दिख रखा है, इसको बेस कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो भी है। ये खाली ऐसे गोले नहीं होते, यहाँ पे कुछ बना होता है, यहाँ कार्बन की चेन और नाइट्रोजन की चेन होती है, ठीक है। अच्छा, जो भी है, चेन क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक कुछ यहाँ पे अटैच होता है, कुछ ये अटैच होते हैं, कुछ ये अटैच होते हैं। तो इस पूरे पार्ट को मैंने क्या बोलना है, एडिनोसाइन। कल मैंने सिर्फ इतने वाले पार्ट को एडिनोसाइन कह दिया था, है ना। तो ये पूरा पार्ट क्या है, एडिनोसाइन वाला पार्ट। समझ में आ रहा है। अगर मैंने लिखा कहीं पर ADP, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब एक यहां से PO4 वाला गायब हो गया, सिर्फ दो ही है। अगर मैंने कहीं लिखा है AMP, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब सिंगल वन, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। तो तीन फॉस्फेट थे अभी, डाई में दो फॉस्फेट होंगे और मोनो वाले में सिर्फ सिंगल फॉस्फेट होगा। और ये वाला पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो गड़बड़ हो गया था कल, उसका पार्ट है। तो अब आगे का आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तुमको ये पहले से पता है कि एन का मतलब क्या होता है, नॉट होता है ना, और एरोबिक मतलब एयर, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और एयर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना सारी रिएक्शन होगी। तो बोला है ऐसा रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ऑब्वियस है ना, रेस्पिरेशन करवा रहे तो प्रोसेस कैसा होगा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही थी ना, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स। हमको लग रहा है 38 तो छोटा ही मॉलिक्यूल है ना, अभी इसमें तो देखना है इसमें कितने बन रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लार्ज अमाउंट हो गया। ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना। क्योंकि साफ साफ लिख रहा है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वाली रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही थी। साइटोप्लाज्म में तो बिना ऑक्सीजन की हो रही है, तो इसका मतलब एन एरोबिक तो साइटोप्लाज्म में हो ही रहा है पहले से, हाँ है ना। अरे इससे मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि ग्लूकोज टूटा था, पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, वो तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में हुआ था, वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी नहीं। समझे या नहीं समझे। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसोगे तभी ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब यहाँ ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस ही नहीं पाते होंगे, तभी ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो टूट नहीं रहा। कोई और फिर इन्होंने फंडा लगाया होगा जिससे एनर्जी बना रहे होंगे। और जब एनर्जी बना रहे हो, क्योंकि पावर हाउस तुम कह रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया को, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा वो ज्यादा ही एनर्जी बनाएगा ना। फिर उसके अलावा जो भी एनर्जी बना रहा होगा वो कम ही बना रहा होगा। तुम दिमाग लगाओ, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस करवाई तो साइटोप्लाज्म में था, साइटोप्लाज्म में जब तुमने ग्लाइकोलिसिस करवाई तो तुम्हारे एटीपी के मॉलिक्यूल्स कम बने होंगे, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसा। इसका मतलब पावर हाउस ही सबसे ज्यादा एनर्जी बनाता है। उसके अलावा कहीं पे भी तुम एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कम ही तो बनाएगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए ऑक्सीजन, और यहां तुम साफ साफ बोल रहे हो कि बिना ऑक्सीजन के वो रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं। तो इन्होंने बोला एनर्जी तो बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, क्यों, क्योंकि भैया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम रिएक्शन करवा रहे हो। किसका रिएक्शन करवा रहे हो, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड में भी कौन सा, शुगर, शुगर में भी कौन, ग्लूकोज, उसका क्या करवा रहे हो तुम, ब्रेक डाउन करवा रहे हो। उसको ब्रेक करोगे तो अब की बार जो एनर्जी निकल रही है वो कम निकल रही है। पिछली बार एनर्जी ज्यादा निकली थी क्योंकि उसको तुमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाया था रिएक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस के हुई थी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं घुसेगा, तभी तो लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ से जो एनर्जी बन रही है वो ज्यादा मिल रही है कि कम मिल रही है, कम मिल रही है, ठीक है। और अगर डिफरेंस लिखवाऊंगी बाद में एरोबिक एंड एरोबिक में, तो वहां पे डिफरेंस में ये नहीं लिख सकते कि एरोबिक में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, एन एरोबिक में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। एरोबिक तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। समझ में, आगे पढ़ते हैं क्या है। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह देते हैं।
अभी एक चीज बताओ, हमने जब एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था वहां कुछ नहीं लिखा था इसको ऐसा कह देते हैं वैसा कह देते हैं, लेकिन एन एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या कह देते हैं? फर्मेंटेशन कह देते हैं। किसके केस में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिनको हम किसकी मदद से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम नहीं देख पाते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि इसमें फर्मेंटेशन के अंदर दो तुम्हारे पार्ट आ रहे हैं, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये किसने बनाया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? यीस्ट ने, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन दिखाया था? बैक्टीरिया। ह्यूमन मसल सेल तो छोड़ो, लेकिन मेन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो कौन हो गया? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी कैसा हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से। समझे या नहीं समझे भैया? ठीक है ना। तो ये इनके केस में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में एरोबिक रेस्पिरेशन ना कहकर हम उसको फर्मेंटेशन वर्ड कह देते हैं। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि हमारी ह्यूमन की बॉडी में भी तो ये वाला बन रहा है ना, लैक्टिक एसिड वाला फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं कहूंगी। ह्यूमन के केस में बोलेंगे लैक्टिक एसिड एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? ह्यूमन के केस में लैक्टिक एसिड एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब तुम कहोगे ह्यूमन तो दिखाई, वो ह्यूमन का सेल भी तो छोटा ही होता है, वो भी तो आंखों से नहीं दिखाई देता। अरे पर मैं तो पूरी दिख रही हूं, मेरे तो पूरे सेल के अंदर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखना, ह्यूमन के केस में फर्मेंटेशन वर्ड नहीं लगता, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में फर्मेंटेशन वर्ड लगता है। समझ में आ गई बात? अब क्या होता है फर्मेंटेशन, ये समझ रहे हैं, क्योंकि वही बताया ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन को तो फर्मेंटेशन कह रहे हो, तो क्या होता है फर्मेंटेशन? अरे जो तुम डेफिनेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की लिखोगे वही तो फर्मेंटेशन की भी डेफिनेशन लिखोगे। बट क्या बोल रहे हैं ये? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है? दोबारा बताओ मुझे। मेटाबॉलिक मतलब केमिकल ब्रेकडाउन। क्या इसके अंदर कितने कैटेगरी आते हैं, कितने टाइप्स आते हैं? दो। क्या होता है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन कर रहे हो, किसी चीज को तोड़ रहे हो। एनाबॉलिक का मतलब चीजों को जोड़ रहे हो। तो यानी कि ये ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब तुम एक चीज बताओ, हम ये जो भी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं वहां चीजें जुड़ती हैं कि चीजें टूटती हैं? टूटती हैं। तो यानी कि मेटाबॉलिक, कौन सा मेटाबॉलिक हो गया? ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? फर्मेंटेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब, कैटाबॉलिक किसके अंदर आता है? मेटाबॉलिक के अंदर। तो मैं इसको कैटाबॉलिक भी तो लिख ही सकती हूँ ना, कि ये क्या है? फर्मेंटेशन एक तरीके की कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेनली शुगर या फिर ग्लूकोज, क्योंकि मैंने बोला है हमारे चैप्टर यहाँ पे क्लास 10th में शुगर को लेकर ज्यादा बात करता है। ठीक है, तो मेनली शुगर, और शुगर में भी कौन सा? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को मैं क्या बोल रही हूँ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैंने पहले भी तुमको समझाया था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो मैंने क्या बोला इधर कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि कैटाबॉलिक है, जिसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब तोड़ दिया जा रहा है। किसमें? या तो एसिड्स में, क्योंकि बीच में और लगा रखा है, एंड नहीं लगाया। एंड मतलब सब बनते हैं, और मतलब क्या होगा? ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या बनेगा? या तो एसिड, एसिड वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? लैक्टिक एसिड, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, या तो एसिड बनेगा, या फिर गैसेस। गैसेस तो कहीं लिखा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो अरे CO2 नहीं बनेगा क्या? किसी ना किसी में तो बनेगा। इसमें बनेगा अगर CO2 तो इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा CO2 तो इधर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? या कुछ जो भी है गैस बन रहा है, यानी कि CO2 बन रहा है। एल्कोहल, एल्कोहल वर्ड कहां लिखा है? यहाँ पर, तो ये इसकी बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को तुम कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब उसको कट कर रहे हो, क्योंकि मेटाबॉलिक मतलब दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे कट कर रहे हैं। कट कर रहे हैं किसमें? या तो एसिड्स में, या फिर गैसेस में, या फिर एल्कोहल में, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, वही सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज लिख दी, एसिड, गैस और एल्कोहल। अगर एसिड, गैस और एल्कोहल बन रहे हैं, फर्मेंटेशन हो गया। उसके अलावा सिंपल लिख रहे हैं हम कि बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में शुगर को तोड़ते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी बनती है, वो हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या यहाँ पे एनर्जी नहीं बनेगी? बनेगी। ज्यादा बनेगी कि कम? कम बनेगी। अरे वही तो सेम है, वही तो सेम चीज है, तो इसमें भी तो कम एनर्जी बनेगी। जितनी इसके पास बनेगी वही तो बनेगा। अरे एक ही है भाई, नाम चेंज कर दिया। जैसे तुम्हारा नाम घर में कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है। ठीक है कि नहीं? है एक ही चीज, नाम कुछ और कर दिया बस। समझ में आया पूरा? कितने टाइप लिखवाए फर्मेंटेशन के? दो, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक क्या हो गया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से। सबसे पहले बोला है किसकी बॉडी में होता है? यीस्ट। ये तो हमको पता है, पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। अब सुनो, मैं यीस्ट का सेल बना रही हूं यहाँ पर, ठीक है, यीस्ट की बॉडी का सेल बना रही हूं। तो ये क्या है? ये है हमारे पास यीस्ट की बॉडी का सेल, ठीक है। तो यहां लिख दे रही हूं मैं, ये है यीस्ट सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या पड़ा रहता है? साइटोप्लाज्म पड़ा रहेगा, पता है ना सभी को। अब हुआ क्या, इसके अंदर लिखा है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, छोड़ो उसको, क्या लिखा है? शुगर। शुगर मिल गया। शुगर मतलब क्या? ग्लूकोज। वही सेम चीज, ग्लूकोज का तो टूटना हो रहा है। तो ब्लड से, अब अच्छा यीस्ट की बॉडी में तो ब्लड ही नहीं, एक ही तो सेल है बेचारा, कहां से ब्लड आएगा, है ना। तो बाहर उसने जैसे तैसे करके जो भी उसने अपनी बॉडी के अंदर खाना वाना, यीस्ट क्या है? फंगस है, पता है ना तुमको फंगस है। फंगस क्या होता है? सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। क्या होते हैं? फंगस क्या होते हैं? मशरूम किसके अंदर था एग्जाम्पल में? पैरासाइट। बस क्वेश्चन पूछे बत्ती गुल, पता नहीं कब पढ़ाया, हमने तो नहीं पढ़ा था ऐसा। फंगस तुम्हारा सेप्रोफाइट होता है। क्या होता है फंगस तुम्हारा? सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट क्या होता है? जो गले सड़े चीजों पर खाने, मतलब गले सड़े चीजों पे उगते हैं, वहां से खाना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फंगस क्या है? सेप्रोफाइट है। फंगस पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासाइट नहीं होता है, पैरासाइट भी हो सकता है। पैरासाइट क्या होता है? जैसे कि जुए हो जाते हैं जब सर में, वो किसी, जैसे मेरे सर में मान लो जुए हैं, तो मेरी बॉडी में से खून सक करेंगे, खून लेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। ये है पैरासाइट, समझे। तो ये क्या है? किसी की, अब भाई इससे मेरे को, जो मेरे जुए हैं वो मेरे को मार थोड़ी रहे। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि मुझे मार सकते हैं, बट वैसे तो मेरे पे कोई बीमारी वगैरह या मुझे मार थोड़ी रहे। बीमारी फैला सकते हैं पैरासाइट, ठीक है, फिर बीमारी फैलाते हैं, लेकिन मुझे मार थोड़ी रहा है जुआ, मैं उसको मार सकती हूँ गल को, ठीक है। लेकिन सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? उसको कहीं पे रोटी का टुकड़ा मिला, धीरे धीरे वहां आसपास हमारे पास टेम्परेचर भी है, नमी भी है, तो उगना शुरू कर देगा उसके ऊपर। पहले उगेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उगने के बाद अपने केमिकल बाहर निकाल रहा है, जैसे बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया भी क्या करता है? डिकम्पोजर्स नहीं होता क्या? क्या करते हैं? कोई, मैंने बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी की डेथ हो जाती है और वहीं पे रोड के किनारे कहीं पे पड़ा है वो ऑर्गेनिज्म, कुछ दिनों के बाद बहुत गंदी स्मेल आती है वहां से जाते हो तो, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया उसके ऊपर उग चुका है। अब क्या करेगा? बैक्टीरिया अपने पेट से पहले एंजाइम बाहर निकाल रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि यूनिसेलर है भैया, इतना बड़े पार्टिकल को कैसे लेगा बॉडी के अंदर? जब मेरी बॉडी का सेल खुद छोटे छोटे पार्टिकल को, ग्लूकोज को बॉडी के अंदर ले रहा है, तो वो यीस्ट की बॉडी हो गई, और बैक्टीरिया की बॉडी है, इतने बड़े ग्लूकोज को कैसे ले लेगा बॉडी के अंदर, मतलब सॉरी, इतने बड़े पार्टिकल को कैसे ले लेगा? ग्लूकोज तो बाद में बनेगा ना, जब टूट चुका होगा खाना। तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले जो ये यीस्ट है या फिर जो भी हमारे सेप्रोफाइट्स है, जिसको मैं फंगस कह रही हूँ, पहले अपनी बॉडी में से केमिकल निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर ये उगे हुए हैं। मतलब अगर ये यीस्ट को मैंने किसी खाने की चीज में मिला रखा है, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी से पहले क्या निकालेगा? केमिकल निकालेगा। वो केमिकल क्या करेगा? वो एंजाइम क्या करेगा? पहले उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, समझे कि नहीं? अब ग्लूकोज कहां आ चुका है? बाहर। ग्लूकोज बाहर आ चुका है, अभी बॉडी के अंदर थोड़ी एब्जॉर्ब किया है, बाहर ही तो उसने केमिकल निकाला था। तो बाहर जो केमिकल निकाला था, अब उस कार्बोहाइड्रेट को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज के अंदर। ऐसे ही प्रोटीन को कर देगा वो अमीनो एसिड्स के अंदर, ऐसे फैट को भी कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ ग्लूकोज की। तो अब बाहर जो है इन्वायरमेंट में, जहां पे उसने अपना एंजाइम निकालकर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया, अब वो एंजाइम जो है, सॉरी, वो जो ग्लूकोज है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। समझ में आ रही बात ना? इसकी बॉडी में कहां से जा रहा है ये? हाँ, तो ग्लूकोज यहां पर आया। अब ग्लूकोज के साथ क्या हुआ? वही सेम चीज जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। इस बेचारे का साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, और उस ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। जो हमारी बॉडी के अंदर सेम उसकी बॉडी के अंदर बिना एयर के, हमारी बॉडी में भी था, यहाँ पर भी बिना एयर के यहाँ पे होगा, ठीक है, इसकी बॉडी में भी होगा। क्या बनेगा? पाइरुवेट। पता है ना तुमको? वही सेम जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, वही सेम एक ग्लूकोज से। अच्छा, पाइरुवेट का फॉर्मूला C3H4O3, ठीक है, ये पाइरुवेट का फॉर्मूला। एक ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बनते हैं? 2 पाइरुवेट बनते हैं। 6 कार्बन है, तो एक पाइरुवेट के पास कितने कार्बन होता है? एक के पास 3 है, 2 के पास टोटल 6 हो जाएंगे। किसके अंदर हो रहा है सब कुछ? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरा लिक्विड इधर दिख रहा है, ये लिक्विड क्या है भैया? साइटोप्लाज्म। यीस्ट की बॉडी है, इसके साइटोप्लाज्म में ये सारी रिएक्शन हुई। अब ये क्या कर रहा है? इसको जाना चाहिए था किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन दिखानी चाहिए थी इसको, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन नहीं दिखाता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर रिएक्शन नहीं दिख रहा, तो अब दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आ जाएगी? दिक्कत ये होगी भैया अब एनर्जी चाहिए, कहां से लाऊं? कहां से लाऊं एनर्जी?
तो फिर अब ये सेल कहता है अपने ही साइटोप्लाज्म से कि भैया देख, तूने शुरुआत में जब पाइरुवेट बनाया था तो थोड़ी बहुत अमाउंट में एनर्जी भी तो बनाई है, थोड़ी बहुत अमाउंट में एनर्जी भी तो बनाई है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है वैसे तो इधर भी होगा। तो एक काम कर, साइटोप्लाज्म देख भैया, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो नहीं सकता, तो साइटोप्लाज्म तू ही बना दे एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो अब की बार क्या होगा, ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जाकर साइटोप्लाज्म में ही रहकर खुद को क्या कर देता है, तोड़ देता है। मतलब कि क्या, ये कैसे टूटा, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स लगे हैं, एंजाइम लगे हैं जिसने ग्लूकोज को इसमें तोड़ा है। समझे कि नहीं? अभी तो हमने पढ़ा था एंजाइम्स तो वो होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। हाँ भाई, उसके अलावा भी होते हैं। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज का भी डाइजेशन मतलब किया जा रहा है। बोल सकती हूँ ना ऐसा मैं कि ग्लूकोज का भी डाइजेशन किया जा रहा है, जबकि डाइजेशन तो मेरी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो यहाँ क्या, अरे केमिकल्स है ना, मेरी पूरी बॉडी तो केमिकल से बनी हुई है, तो कुछ और केमिकल्स हैं जो इनको भी तोड़ रहे हैं भैया। तो एक केमिकल आया जिसने ग्लूकोज, अब एक केमिकल नहीं, बहुत सारे केमिकल्स ने ग्लूकोज को तोड़कर पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब पाइरुवेट में भी बहुत सारे केमिकल्स लग रहे हैं जो उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट किया? इथेनॉल। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा ना। उस एल्कोहल का नाम क्या है? एल्कोहल के बहुत सारे नाम है, ठीक है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जहां तक का जा सकते हो तुम। तो इथेनॉल के, सॉरी, एल्कोहल के बहुत सारे नाम है। तो हम कौन से एल्कोहल की बात कर रहे हैं? इथेनॉल। इसका फॉर्मूला एच का मतलब, ये मैं चैप्टर नंबर 4 जब कार्बन आएगा वहां समझाऊंगी, ठीक है। बट एच का मतलब होता है 2 कार्बन। एच का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। तो ये हो गया C2, उसके बाद आ जाएगा H5, 5 क्यों आया, और यहां आ जाएगा OH। ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। ये मैं समझाऊंगी क्या, ये फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं ये बाद में पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 में। तो वहां पर है ये फॉर्मूला कैसे बन रहे, समझे या नहीं समझे? ठीक है, अभी बस समझो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ये क्या था? C3H4O3। ठीक है, तो C3 में से C2 बन गया, एक कार्बन गायब है कि नहीं है? अरे C3 में से क्या बन गया? C2, एक कार्बन गायब है, वो कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो 2 कार्बन तो ये रहे, तीसरा कार्बन ये रहा। ये एक पाइरुवेट से मिल रहा है भैया, एक पाइरुवेट से। कितने पाइरुवेट बन रहे हैं? 2। तो क्या इसके आगे 2 इथेनॉल लगा दो, और इसके आगे भी क्या लग जाएगा? 2 CO2। अरे समझे या नहीं समझे भाई? बैलेंस भी तो करके लिखोगे पेपर में, ऐसे थोड़ी लिख दोगे। एक पाइरुवेट से एक इथेनॉल मिला, एक CO2 मिला, ठीक है। 2 पाइरुवेट से 2 इथेनॉल मिलेंगे, 2 CO2 मिलेंगे। नहीं समझ में आया कि आ गया? पक्का आया है? तो ये तो रहा इथेनॉल, ये रहा CO2। अब साथ में क्या बनाएगा? साथ में क्या बनाएगा, कहां लिखूं? यहीं पे लिख देती हूँ, समझ जाना। ये इसके साथ प्लस में नहीं है, साथ में बनाएगा एनर्जी। मतलब एनर्जी तो अभी भी निकाला है इसने, एनर्जी पहले भी बनाया था, एनर्जी अब भी बना रहा है, लेकिन कहां बना रहा है? साइटोप्लाज्म बना रहा है। कुछ समझ में आया? दोबारा समझा रही, फिर बताती हूँ कितनी एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज, इसने बाहर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, ठीक है, अपनी बॉडी का एंजाइम बाहर निकालकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब उस ग्लूकोज को, क्योंकि यूनिसेलर है, एक ही सेल है, तो सेल के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही सेल के अंदर अब्सॉर्ब किया तो यहाँ पे पड़ा है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर गया और वो पाइरुवेट के अंदर टूट गया। एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं, ठीक है। अब ये सब तो ठीक था, साथ में थोड़ी बहुत एनर्जी बना दी। अब ये जो पाइरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए। तो क्या करा इसने ये करा कि साइटोप्लाज्म से कहा कि भैया इसको तोड़ो, एनर्जी बनाओ, जितना तुम बना सकते हो, जितना तुम बना सकते हो प्लीज बना दो और मुझे एनर्जी वापस दो। तो इसने क्या करा? पाइरुवेट को तोड़ दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता तो पूरा CO2, पूरा H2O पूरा तोड़ता, पूरा इस पाइरुवेट को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता, CO2 और H2O। लेकिन अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसा नहीं है तो ये क्या कर रहा है? ये उसको पूरा नहीं तोड़ पा रहा। जैसे साइटोप्लाज्म ने ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट किया, ना कि CO2 और H2O में। अगर साइटोप्लाज्म में इतने खतरनाक एंजाइम होते तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे सीधे ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ देता और सारे के सारे एनर्जी बना देता। मतलब साइटोप्लाज्म के पास ताकत तो है तोड़ने की, बट पूरी ताकत नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए साइटोप्लाज्म में जब ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल टूटा तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटा, कुछ बचा हुआ है, पानी वानी कुछ नहीं बना यहां पर। समझे? ये कार्बन की चेन में प्रेजेंट है, ये भी कार्बन की चेन बना के बैठा है, ये भी कार्बन की चेन बना के बैठा है, यानी कि पूरा तोड़ ही नहीं पाया, इससे ज्यादा तोड़ ही नहीं सकता, और इसलिए ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं?
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया नहीं, तो ये साइटोप्लाज्म में ही रहा। साइटोप्लाज्म ने इस पाइरुवेट को एक इथेनॉल और एक CO2 में कन्वर्ट कर दिया। पानी नहीं है भैया, पानी नहीं बन सकता, सिंपल सी बात यह है। ग्लूकोज आया, ठीक है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, साइटोप्लाज्म ने किया, पाइरुवेट ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और कुछ एनर्जी बनाई है। पानी वानी कुछ नहीं बना, क्योंकि पानी बनने के लिए ये H को अलग होना चाहिए था, लेकिन वो उसी के साथ चिपका हुआ है ना, तो इसी के साथ चिपका तो पानी नहीं बनेगा इसमें, समझ लो कि नहीं। इथेनॉल बन गया। इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल। ये अल्कोहल कहाँ यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? अच्छा, अब आओ दोबारा सब इसको पढ़ते हैं। यीस्ट की बॉडी में होता है, समझ गए, ये तो पूरा हमने यीस्ट सेल के अंदर पढ़ा। क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्या यहाँ पे पूरी तरीके से टूटा था? ये नहीं टूटा ना, इसलिए कैसा ब्रेकडाउन हो गया? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। किसका हुआ? शुगर का। शुगर मतलब ग्लूकोज का। किसमें हुआ? अल्कोहल में, और उस अल्कोहल का नाम क्या है? इथेनॉल है। समझ में आ रही बात या नहीं? पूरी तरीके से नहीं टूटा, थोड़ा सा टूटा। अगर पूरी तरीके से टूटता तो CO2 और H2O बनता, ठीक है। अब क्या करा उसने? रिलीज करी एनर्जी, साथ में एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऐसा फर्मेंटेशन जहां पे ग्लूकोज तो टूट रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूट रहा, उसमें एक अल्कोहल बन रहा है। कौन सा अल्कोहल? उसका नाम है इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो ऐसा अल्कोहल जिसको हम पी पा रहे हैं, वो अल्कोहल का नाम क्या है? इथेनॉल। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें एनर्जी भी बन रही है, लेकिन ज्यादा नहीं बनेगी क्योंकि फर्मेंटेशन के अंदर है। फर्मेंटेशन किसका पार्ट होता है, या फर्मेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक में ज्यादा एनर्जी बनती नहीं है। समझ में आया? अब उसने बोला है कि इसको हम, ये कहाँ यूज होता है भाई? ये कहाँ यूज होता है? बियर बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि अल्कोहल बन रहा है ना यहाँ पे। बियर बनाएंगे इसी से वाइन बनाएंगे, इसी से, ये अल्कोहल जो बन रहा है इसी से वाइन बनाएंगे। चीज में यूज हो रहा है, खट्टा होता है हल्का हल्का चीज, ठीक है। अब खट्टा हो रहा है किस वजह से? अब खट्टा हो गया वो तो लैक्टिक एसिड भी होता है। तो जो भी हो रहा है चीज में भी इसी को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं चीज? इससे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फुलाने के काम करता है। समझे या नहीं समझे? किसी चीज को, ब्रेड को अगर मैं फुला रही हूं तो ब्रेड में भी यूज होगा फ्री, क्योंकि ब्रेड में जो ब्रेड अगर फूल रहा है तो बीच में होल्स होते हैं, ब्रेड में भी होते हैं कि नहीं होते? तो ब्रेड अगर तुम खाते हो उसमें होल्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड था। केक खाया है, केक, तो केक में तुमने देखा होगा जो उसके नीचे मटेरियल होता है ना, उसमें होल्स होते नहीं होते? तो वो जो स्पंज वाला पार्ट है जिसमें होल्स होते हैं, वो किस वजह से आया? क्योंकि तुमने ये वाली रिएक्शन करवाई और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना। कुछ समझे या नहीं? ठीक, आ गया। अब हम बात करें इसी के अंदर, मैं यहां लिखवा रही हूं, टोटल एनर्जी बताओ कितनी निकल रही है? टोटल एनर्जी तुमने बोला भैया माइटोकॉन्ड्रिया में तो रिएक्शन कुछ हुई नहीं है, तो जो भी एनर्जी निकली है वो तो साइटोप्लाज्म में निकली है बस, है ना। और टोटल एनर्जी इसको भी मिलाकर उसको भी मिलाकर कितनी बन रही है? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। समझे? तो एक चीज बताओ फिर, इस हिसाब से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या इसके कंपैरिजन में? तो यहां कितने मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 एटीपी की मॉलिक्यूल्स मिल रहे, जबकि वहां कितने मिल रहे थे? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहे थे। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर हमने ये देखा था, किसकी बॉडी के अंदर होता है ये? यीस्ट की बॉडी के अंदर। यीस्ट क्या है? यूनिसेलर क्या? फंगस, ठीक है ना। तो यूनिसेलर फंजाई, फंगी वगैरह नहीं होता, ठीक है ना, फंजाई, यूनिसेलर फंजाई है। अच्छा, क्या है इसके अंदर? हमने पढ़ा कि ग्लूकोज आता है, C6H12O6, ग्लूकोज आया। क्या आया? ग्लूकोज, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख रही हूं। ये ग्लूकोज वैसे ही टूटा जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में टूट रहा था। ग्लूकोज कहां टूटा भैया? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो इसके अंदर क्या हुआ? ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलिसिस हुआ। किसमें टूट गया ग्लूकोज? पाइरुवेट में टूट गया। ये तो पुराना वाला ही है, तो सबकी बॉडी में ये तो हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, इतना पार्ट। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। पाइरुवेट में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो एक ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, तभी तो बैलेंस होगा तुम्हारे पास, है ना। 6 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो उसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे हो जाएगा। तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट के क्या मिल रहे हैं? मॉलिक्यूल मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ये एक पाइरुवेट किसके अंदर नहीं जा रहा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता तो क्या होती रिएक्शन? एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है ना। तो लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा रहा। अब कहां जा रहा है? फिर से साइटोप्लाज्म में ही है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है वो हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर भी था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर भी है। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब ये बनता है तो हमारे पास क्या है? अल्कोहल है ना। तो कल कौन सा अल्कोहल पढ़ा था तुमने?
इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल, उसके साथ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या बना, एटीपी बनी। और एटीपी तो यहां पर भी बनी थी, हाँ है ना, एटीपी तो वहां पे ही बनी है। लेकिन ये जो एनर्जी बन रही है टोटल एनर्जी, ये एनर्जी क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो कितने कार्बन, 3 कार्बन वाले ने अपने आप को देखो 2 कार्बन वाले का एक कंपाउंड बना दिया और एक सिंगल कार्बन वाला अलग हो चुका है, हो गया ना। तो टोटल एक पायरुवेट से क्या क्या बन रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है। तो जब ये एक पायरुवेट से ये बन रहा है तो 2 पायरुवेट से क्या हो जाएगा, इसके आगे डबल कर देती हूँ, तो 2 पायरुवेट से ये बनेंगे। एक पायरुवेट से अगर ये बन रहा है तो 2 पायरुवेट से डबल हो जाएगा ना, 3 पायरुवेट से ट्रिपल हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था, कल मैं तुमको पढ़ा रही थी कि जो यीस्ट होता है तो वो यूनिसेलुलर, ठीक है, एक ही सेल है उसके पास, लेकिन ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, एक दिन तुमको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझाया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस एक चीज का है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है, लेकिन उसमें एक चीज का डिफरेंस है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, किसका, यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी रहती है, न्यूक्लियस के बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी रहती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसका जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है, वो ऐसे ही फैला रहता है। तो जब ये ऐसे फैला है तो मैं कैसे बताऊं भाई इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट कहां पर है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है इसको, इस पार्ट को अभी छोड़ो, हम मेन पार्ट की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनकी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के इधर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हो, तुम ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हो। तो इन सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, और इन सबकी क्या है, खुद की मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, बाहर से कवरिंग होती है। अब प्रोकैरियोट के अंदर तो देखने को मिलता नहीं है ये सब, कुछ कुछ ही होते हैं, मेनली राइबोसोम्स होते हैं, ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी चीजें नहीं होती, न्यूक्लियस, ऐसी चीजें नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनके पास मेम्ब्रेन है वो चीज नहीं होती है। तो ये तो यूकैरियोट है, यूकैरियोट है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाना चाहिए था, है ना। ये तो यूकैरियोट है, हम भी यूकैरियोट्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें होती है वही उसकी बॉडी के अंदर भी है, मेरे सेल के अंदर जो चीजें वैसी उसकी बॉडी के अंदर भी है। तो मेरी बॉडी में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसकी बॉडी में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसके बाद भी इसने खाना क्यों नहीं, सॉरी, इसने एनर्जी क्यों नहीं बनाया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आ रही बात, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, है ना। है तो यूकैरियोट, लेकिन ये ऐसा क्यों जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद भी। आप सुनेंगे यहाँ पर क्या है, यीस्ट की बॉडी को अगर मैं देखूं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी दिखाता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी दिखाता है, समझे कि नहीं। यीस्ट हमारा एरोबिक भी दिखाता है, एनएरोबिक भी दिखाता है। हमारे सिलेबस में हम क्या पढ़ रहे हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि जब यीस्ट को ग्लूकोज, अपने सराउंडिंग में ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, यीस्ट की बॉडी को अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चले जाएगा, क्योंकि उसे होगा फटाफट भैया खाओ, खाने को तोड़ो उसको जल्दी। और मैंने तुमसे बोला था कि जब हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाता है। जब मुझे जल्दी, जैसे मैंने एक्सरसाइज करा, तो एक्सरसाइज करने पे मेरे सेल्स को एनर्जी चाहिए ना फटाफट से। अब मेरे बॉडी के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो धीरे धीरे एनर्जी बनाएगा, ठीक है, आराम से तोड़ के एनर्जी बनाएगा। लेकिन जब मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे भागना है फटाफट से, तो मुझे क्या करना है, फटाफट एनर्जी चाहिए। तो जब फटाफट चाहिए तो मेरे बॉडी के सेल्स क्या कहेंगे, भैया फटाफट एनर्जी बनाओ। ज्यादा नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, तो ज्यादा नहीं बना पाएंगे, लेकिन काम करने की कोशिश करेंगे कि हम एक सेल से 2 एटीपी बनते हैं। तुमको पता है ना, मैंने बता रखा है, ये वाला एटीपी, ये वाला एटीपी टोटल मिला दोगे तो 2 एटीपी बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, 2, और एरोबिक में कितने बनते हैं, 38। तो जब मैं तुमसे स्टार्टिंग में बोल रही थी कि जब मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फटाफट रिएक्शन करता है, फटाफट रिएक्शन मतलब ऐसे तोड़ता है। ये नहीं है मेरा, ये मेरा अभी पार्ट नहीं है, मेरी बॉडी का नहीं है, वो तो तुमको पता है ना, लैक्टिक एसिड वाले के अंदर आएगा, ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, अभी यीस्ट की बॉडी के अंदर हो रहा है। बट हमारी बॉडी में भी यही होगा, बट ये नहीं बनेगा, इथेनॉल और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं बनेगा,
बट बाकी सेम चीज होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगा, समझे कि नहीं। बट मेरी बॉडी में तो वो है, मेरी बॉडी भी यूकैरियोटिक है, ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक है, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर कैसे गया वो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी समझा रही हूँ तुमको कि ये भी तो यूकैरियोटिक है, इसके पास भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये क्यों दिखा रहा है भैया ये प्रोसेस, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो एरोबिक प्रोसेस दिखानी चाहिए इसको, जैसे हमारी बॉडी एरोबिक दिखाती है, ठीक है। तो रीजन ये है कि अगर इसको बाहर ये ग्लूकोज दिख रहा है, पहले तो ग्लूकोज ऐसी फॉर्म में मिलेगा नहीं, जैसे हम क्या बनाते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसको, वाइन बनाते हैं, बियर बनाने में इसको यूज करते हैं ना। तो मान लो कि बाहर ग्रेप्स है, ग्रेप्स में मीठा होता है, ग्रेप्स मीठे होते हैं ना जनरली, तो ग्रेप्स से तुम बना रहे हो अपना जो भी बना रहे हो, वाइन बियर जो तुम वैसे वाइन बनाते हैं ग्रेप्स से, ठीक है। तो जो भी तुम बना रहे हो, तो अब वो ग्रेप्स के अंदर शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन डाइजेस्टेड फॉर्म में तो होगा नहीं, ग्लूकोज के फॉर्म में तो होगा नहीं। अरे जब तुम ग्रेप्स खाते हो तुमको ग्लूकोज मिल रहा है, क्या है तो कार्बोहाइड्रेट ना। तो अब क्या होगा, यीस्ट क्या है ये, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, यीस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी का केमिकल पहले बाहर निकालेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे बाहर, डाइजेस्ट करने के बाद अब उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो वैसे ही इसने यीस्ट क्या करता है, जैसे ही उसको दिखा भाई बाहर शुगर है, तो फटाफट अपनी बॉडी का केमिकल बाहर निकालने लग जाएगा, और उसने ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो उसको शुगर मिल रहा है बाहर वो ज्यादा मिल रहा है ना, है ना, तो ग्लूकोज भी ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है, तो अब वो कह रहा है भाई ग्लूकोज सोखो जल्दी से, उसको तोड़ो, एनर्जी बनाओ और काम करो फटाफट से, समझे कि नहीं। तो इस वजह से इस ग्लूकोज को जल्दी जल्दी तोड़ने के चक्कर में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं घुसा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टाइम लगता है बहुत ज्यादा, पहले तो इधर ही टाइम लगेगा, पहले तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, फिर अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया तो और ज्यादा टाइम लगेगा। और उसे क्या है, को क्या है कि फटाफट फटाफट भैया क्या करे, खाना मिल रहा है फटाफट खाओ खाओ, जल्दी खाना अब्जॉर्ब करो, तोड़ो उसको, एनर्जी बनाओ ताकि और खा सके, ठीक है कि नहीं। और क्यों, ताकि रिप्रोड्यूस कर सके, यीस्ट की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा क्या बनेंगे, यीस्ट के पार्टिकल्स बनेंगे, यीस्ट के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, या ज्यादा यीस्ट बनेंगे, ज्यादा यीस्ट बनेंगे तो ज्यादा खाना खाएंगे, फिर ज्यादा और एनर्जी मिलेगी, समझ रहे हो या नहीं समझे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं फटाफट खाओ, और फटाफट खाने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं दे देते उसको, कहां देते हैं, साइटोप्लाज्म में, कहते हैं भैया जल्दी तोड़ दे, एनर्जी बना फटाफट से, मैं रिप्रोड्यूस करता हूं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद मैं फटाफट अपनी प्रोजनी बनाता हूं, प्रोजनी मतलब अपने बच्चे, ठीक है, फटाफट से मैं अपनी तादाद बढ़ाता हूं और फटाफट और ज्यादा खाऊंगा, समझ में आ रही बात या नहीं। तो इस वजह से ये कहां नहीं जाता, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन नहीं दिखाता। तो एरोबिक रेस्पिरेशन दिखा सकता है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है कि ये हमारी बुक में जो दे रखा है, हमने हमारी बुक में दे रखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है, तो हम वो पढ़ेंगे। बट ये दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि ये तो हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन वाले सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और गोल्जी बॉडीज भी होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सब कुछ प्रेजेंट होगा विद मेम्ब्रेन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके बाद भी रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा है एरोबिक, तो इसमें आंसर आता है कि अगर बाहर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा, और बाहर अगर ग्लूकोज कम होगा तब वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो था यूकैरियोटिक, मेरी बॉडी के जैसा ही था इसकी सेल भी, उसके बाद भी ये कहां नहीं गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं गया, आया ना समझ में। और फिर इसने क्या करा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहकर इसको तोड़ दिया। इथेनॉल वही है, अल्कोहल जो हम पीते हैं, हम तो क्या ही पीते हैं, मतलब जो लोग पीते हैं, ठीक है ना। तो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल जो कि पिया जाता है, बहुत सारे अल्कोहल बनते हैं, बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, बनते नहीं, मतलब ये नहीं बना रहा है, बहुत सारे टाइप के अल्कोहल होते हैं, उसमें से इथेनॉल वो वाला अल्कोहल है जिसको हम पी सकते हैं। क्या उसके अलावा कोई दूसरा अल्कोहल नहीं जिसको पिया जा सकता है, पिया जा सकता है, बट इथेनॉल बनाता है वो, क्योंकि ये पाइरुवेट के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। अब इसको वो तोड़ेगा जब अल्कोहल बनाने के लिए, तो या तो 2 कार्बन वाले में तोड़ेगा या फिर 1 कार्बन वाले में तोड़ेगा। और अगर 1 कार्बन वाला बन गया, 1 कार्बन वाला अल्कोहल बन गया, ये है बहुत ज्यादा जानलेवा, जहरीला, पॉइजनस अल्कोहल है, ठीक है, इससे डेथ हो जाती है सीधे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बचा क्या, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, क्योंकि 3 कार्बन तो है, उसको तो तोड़ना ही है, तोड़ेगा नहीं तो एनर्जी कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए उसको किसमें तोड़ा, उसने 2 कार्बन वाले अल्कोहल में तोड़ा, जिसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज करेगा, आया समझ में कि नहीं, ठीक है। और एटीपी का क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर यूज करेगा, आया पूरा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कौन सा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें तुम्हारा अल्कोहल बनता हो,
इन द लास्ट क्या बनता हो, एल्कोहल बनता हो। तो तुमने बोला कि भैया देखो ग्लूकोज था आसपास से, इसकी बॉडी में ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर लिया, बॉडी में साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुई, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, पायरुवेट के अंदर टूट गया, थोड़ी बहुत अमाउंट में एनर्जी बनी। ये जो पायरुवेट है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही विदाउट ऑक्सीजन टूटेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में कन्वर्ट हो गया। एक पायरुवेट एक इथेनॉल और एक अल्कोहल बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो दो पायरुवेट दो इथेनॉल और दो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कुछ समझ में आया या नहीं आया? अब मैंने तुमसे बोला टोटल एनर्जी बताओ तो कितनी है, ये मैंने तुम्हें कल लिखवा दी थी। टोटल एनर्जी कितनी बनाता है वो, 2 एटीपी। ये नहीं कि यहां पर एक और एक 2 दिख रहे तो काउंट कर रहे हैं, ऐसे तो फिर कल परसों भी तो यही लिखा था, यहां पे भी एटीपी और यहां पे भी एटीपी, वहां तो 38 आ गया, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसके यहाँ पे आने में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो सारे स्टेप्स में काउंट करते हैं कितनी बार एनर्जी बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो इसकी बॉडी में सिर्फ 2 ही बार एनर्जी बाहर निकली, तो इसका मतलब ये कितनी एनर्जी बना रहा है टोटल एनर्जी कितनी बना रहा है भैया, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बना रहा है, बाकी और कुछ नहीं। और एटीपी मैंने तुमको अभी स्टार्टिंग में समझा दिया था क्या होता है ना? कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? इसको भी अलग से नोट कर लो।